Hello everyone, this is Shivani Dogra and welcome back to my channel. So today we will discuss about model question paper of mathematics of class 10th. So आज हम मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th का है, जो कि एचपी बोर्ड ने अपनी साइट पर ऑफिशियली अपलोड किया है. सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको क्या बेनिफिट होगा? इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में है वो आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा. इससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा. 3 घंटे का आपका पेपर होगा. राइट, अब आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या दिया है? फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपका 1 से लेकर 16 तक MCQs होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको 16 MCQs आएंगे. सेकेंड पार्ट इज़ 17 से लेकर 25 तक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ 2 मार्क्स ईच. एंड थर्ड इज़ 26 से लेकर 32 तक आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ 3 मार्क्स ईच. राइट, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, दैट इज 33 से लेकर 37 तक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे. राइट, सो ये आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का. अब इस पैटर्न से आप जैसे आप नीचे इसका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे. राइट, अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी वीडियोस में हम लोग अगले सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. राइट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से. सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस होंगे? 16 क्वेश्चंस आपको आएंगे सेक्शन ए में. और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज. अब आपको बताना है कि 17, 23 और 29 का क्या HCF है. हर बार ये क्वेश्चन आता है कि HCF के बारे में क्वेश्चन आता है, HCF आपको निकालना होता है. सबसे पहले आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो. ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्राइम नंबर्स है. राइट, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या होता है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. राइट, जैसे 17 का फैक्टर क्या है आपके पास? 1 एंड नंबर इटसेल्फ दैट इज 17. 23 का फैक्टर आपके पास क्या है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ दैट इज 23. और आपके पास 29 का फैक्टर क्या है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ दैट इज 29. राइट, अब आपके पास HCF क्या बोलता है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर इज 1. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1. राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. वैसे भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आपको प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तो जो भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा 1 के इक्वल होता है. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब अगेन आपका HCF और LCM का क्वेश्चन आ गया. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं दैट विल बी क्लियर, वो आपके क्लियर होने चाहिए. दूसरे आपके पास जो है वो आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको हर एक छोटे से छोटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे और कैसे यूज़ हुआ है. ठीक है जी, अब आपका ये जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर में से दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है LCM इंटू HCF. अच्छा, इस बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी होंगे. क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जैसे भी है वो आपको आ सकता है लॉन्ग आंसर में. राइट, सो इस टॉपिक को ध्यान से करना. नाउ इसका तो आंसर आपका बी ऑप्शन आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोज विल बी quadratic equation 4x square minus 4x minus 1 is equals to 0 have. यानी कि हमें जीरोस बतानी है, कितनी जीरोस आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. अच्छा, आप जीरो से क्या समझते हो? जीरो से ये मतलब होता है कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें जो आपका वेरिएबल दिया गया है x y, कोई भी वेरिएबल दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, कितनी उसकी वैल्यूज आएंगी. कोई भी वेरिएबल होगा x या y, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी उसको बोलते हैं जीरोस. राइट, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी. कोई भी होंगी लेकिन 2 वैल्यूज आएंगी. राइट, सो इसके जो जीरोस होंगे वो हमेशा 2 जीरोस रहेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा जो होते हैं वो 2 जीरोस रहते हैं. राइट, अब इसको एक चीज़ याद करने का भी एक तरीका है. जैसे कि आपके पास x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है, एक्स रेज टू पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इसके पास जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 रहती है तो उसके पास 3 जीरोस होंगे। तो ऐसे ऐसे जो भी इक्वेशन होगी जिसके पास जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके पास उतने ही जीरोस होंगे, राइट। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। सो इस थर्ड क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल होती है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, राइट। अब आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट को, मतलब कि जो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, उसके जीरोस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू होगी या तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, या तो ये लेस देन 0 होगी, या तो ये इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो आपके पास हमेशा रियल और अनइक्वल रूट्स आते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो आपके पास रियल टू रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दो रियल इक्वल रूट्स जो होते हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ, अब आपको बताना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब इक्वल होते हैं। तो अभी आप हमने समझा कि रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपको बहुत बेसिकली आपको ये पता होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके पास ये ग्रेटर देन 0 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेस देन 0 से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं और इक्वल्स टू के से रिलेटेड तो इसने पूछा ही है, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टर्म इन AP -5 -1 3 डैश, यानी कि आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, दैट इज आपको फोर्थ टर्म ऑफ AP निकालनी है, ठीक है। 1 2 3 फोर्थ टर्म निकालनी है AP की। अच्छा, फोर्थ टर्म AP की निकालनी है आपको, एक सेकेंड, अगर आपको फोर्थ टर्म AP की निकालनी है, ठीक है, तो आपके पास फोर्थ टर्म आपको निकालनी है। इट मीन्स दैट n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 होगी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसको इरेज कर लूँ। यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ टर्म आपको AP की निकालनी है। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब आपके पास nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज an इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये आपको nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके पास nth टर्म यानी कि n कितना है, 4 है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a क्या होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज -5,
ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास डी की वैल्यू होनी चाहिए। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास, दैट इज सेकेंड टर्म कितनी है, -1 माइनस A1, दैट इज A1 की वैल्यू कितनी है, -5, राइट। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 + 5, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4। सो मेरे पास डी की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी A4 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, -5 प्लस एन की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 4 माइनस 1, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अगेन 4। सो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, -5 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 मल्टीप्लाई 4, तो -5 प्लस 3 4 12, -5 प्लस 12 इज 7, राइट। सो आपके पास A4 दैट इज जो आपकी नेक्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, दैट इज 7। सो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या यहाँ पे मेरे पास 7 है, यस मेरे पास जो 7 है वो बी ऑप्शन पे है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे -7 दिया है। सो आप कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसका आंसर आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपको एग्जामिनर ऑप्शंस देगा तो आपको वो ज़रूर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक क्लियर होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 3 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम और लगती कहाँ पे, वो एक लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी एक एंगल जो होता है वो 90, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। सो आपके पास यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस A² 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, 16 स्क्वायर के इक्वल होगा, 17 स्क्वायर के इक्वल होगा, 18 के या फिर 19 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही दिया गया आपको, राइट। अब आपके पास 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225, राइट। अब जब मैं इसको प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 289, ठीक है। अब 289 आपको नहीं पता किसका स्क्वायर है, तो आप कैसे चेक करोगे। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन है आपके पास 16। सो 16 को जब आप स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने सिर्फ लास्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 6 कितने होते हैं, 36, लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इट मीन्स ये नहीं हो सकता है। 17 को करके देखो, 7 7 जो होता है 49, लास्ट में आपके पास 9 आ रहा है, इट मीन्स ये हो सकता है, ये हो सकता है। 18 को करके देखो, 8 8 जा 64, लास्ट में क्या आ रहा है 4, इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता है। 9 9 जो कितने होते हैं 81, लास्ट में आ रहा है 1, तो इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इज 17 हो सकता है। 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 289। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो जो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, a line intersecting a circle in 2 points is called a। अच्छा, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में टच करती है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट में टच कर रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से टच कर रही है, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप हमेशा बोलोगे सीकेंट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, एक चीज़ बता रही हूँ, एक सर्कल है, ये मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब डायमीटर भी तो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स में टच कर रहा है, राइट। सो आपका जो डायमीटर है उसको भी आप सीकेंट बोल सकते हो। डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज सीकेंट लाइन, ठीक है।
सो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सीकेंट लाइन. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. देखो फिर से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि क्वेश्चन आ गया आपको फॉर्मूले का. सो आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज nth टर्म ऑफ AP. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी. सो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में यही है, a प्लस एन माइनस वन डी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4. साइन a हमारे पास 3/4 होता है तो कोसिकेंट a कितना होगा. अब आपको पता है कि साइन a इज इक्वल्स टू 1 कोसिकेंट a, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं. या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कोसिकेंट a इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ a, राइट. अब साइन a मेरे पास 3/4 है तो मेरे पास कोसिकेंट a कितना आ जाएगा, दैट इज 4/3. यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं. सो मेरे पास आ जाएगा 4/3. 4/3 कहाँ पे है, दैट इज डी पार्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्क्वायर्स आर. अब आपको बताना है कि जो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑल द अबव. तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं. मतलब उनकी जो, जैसे कि आपका स्क्वायर है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. उनके एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. कुछ जो उसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर्स की वो इक्वल होती हैं. तो इस वजह से ये जो होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट ऑफ सर्कल मेक एन एंगल ऑफ डैश विद द रेडियस ऑफ अ सर्कल. यानी कि आपके पास एक टेंजेंट है. अब टेंजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है. एक सेकेंड, एक ये आपका सर्कल आ गया. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, उसको आप बोलते हो टेंजेंट. अब बात की रेडियस की. रेडियस जो है वो कौन सा एंगल बनाएगा टेंजेंट पे, तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को. इट मीन्स वो बाहर से टच करेगा, कहीं से भी करेगा, वो बाहर से टच करेगा, राइट. तो जब भी वो बाहर से टच करेगा तो वो रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, जब रेडियस को मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट. चाहे मैं इसको ऊपर से ज्वाइन कर दूं ये भी 90 डिग्री, नीचे ज्वाइन कर दूं ये भी 90 डिग्री. तो हमेशा जो रेडियस होता है दैट विल मेक 90 degree angle with the tangent, right. So option number C is the correct option. Now next question is volume of spheres are in ratio 64/27. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64/27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज. अब आपको बोला है कि वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का 64/27 है, तो आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, ठीक है जी. तो सबसे पहले आप रेशियो जो आपको गिवन है वो लिख लो. सो मैं एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को V1 लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ दूसरे वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम जो V2 लिख रही हूँ. अब मैंने V1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट का वॉल्यूम माना तो मैं R1 जो है वो रेडियस मान लूंगी फर्स्ट वॉल्यूम का, ठीक है. फर्स्ट स्फीयर का रेडियस R1 मान लिया और दूसरे स्फीयर का रेडियस R2 मान लिया, ठीक है. अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई R क्यूब. तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा, R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, राइट. अब पाई ये तो कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, और ये आपको किसके इक्वल दिया है, दैट इज 64/27, ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे R1 क्यूब और R2 क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 64/27, दैट इज R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27. अब 64 किसका क्यूब होता है, 64 आपका 4 का क्यूब होता है और 27 आपका 3 का क्यूब होता है, राइट. सो आपके पास क्या आ गया, R1/R2 कितना आ गया 4
अपॉन 3। कैसे आया? 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। और आपके पास 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो आपके पास R1 अपॉन R2 कितना आ गया? 4 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्यूब है, राइट। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, राइट। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सो मेरे पास इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना आ गया? 16:9। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पे है? दैट इज 16:9। देखो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपने वो नहीं करना है, आपने बी ऑप्शन करना है। अब आप कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 9:16 भी दे दिया। आप कोई बच्चे इसको भी टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, जल्दबाजी में। सो ऐसे मत करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 16:9, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 5y² माइनस 14y प्लस 8 इज। कितना सम होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? जो सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है दैट इज सी अपॉन ए, ठीक है। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, तो यहाँ पे बी क्या होगा? बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब बी मेरे को बोला है तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा। b कितना है मेरे पास? -14, तो -14 आ गया। अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 5। माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस 14 अपॉन 5, 14 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ये ऑप्शन है, इसके पास 14 अपॉन 5 है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपकी जो MCQs हैं, सेक्शन ए जो है वो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर ऐसे करके हम सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, राइट, इसके नीचे जो है वो आपके पास आपको दिया हुआ है कि आपको पेपर पैटर्न कैसा आएगा। पेपर पैटर्न यानी कि ये तो आपको पता लग गया, MCQs और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन यूनिट वाइज जो हैं वो आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सो आप इसको देखकर इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आपको पता लग जाएगा जो भी यूनिट है आपकी कितने मार्क्स की यूनिट आएगी, आपको उस यूनिट में कितनी मेहनत करनी है। अब अच्छा, एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। और सबसे लीस्ट जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा, दैट इज 2 मार्क्स, और इसमें 2 ही MCQs आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, और उनको सॉल्व करने आना चाहिए। इसमें आप ज़्यादा मेहनत ना करें, इसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें और इसकी उस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल्स भी आपका 7 मार्क्स का, यानी कि वेटेज ज़्यादा है। फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन करें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपका 15 मार्क्स का टोटल चैप्टर आएगा। इट मीन्स इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सर्कल्स भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। फिर नीचे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आपका जो है वो 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया? सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये भी 7 मार्क्स का आएगा। बाकी आपके 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को, अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी जो भी सेक्शंस हैं हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।